नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए हमारा ऑनगोइंग टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स जो टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसमें लास्ट में हमने अभिक्रिया की कुट्टी ज्ञात करने की कुछ विधियों के बारे में बात की थी, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले लास्ट वीडियो में या इससे पहले की जो केमिकल काइनेटिक्स की वीडियोज़ हैं, उन सभी वीडियोज़ के अंदर हमने केमिकल काइनेटिक्स के सबसे पहले परिभाषा क्या होती है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, अभिक्रिया की अणु संख्यता, इसके बाद में वेरियस टाइप ऑफ ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन, इनके डिफरेंशियल और इंटीग्रेशनल जो समीकरण है, उन समीकरणों के बारे में बात की। उसके बाद में हमने बात की थी इसकी कोटियों को निकालने के तरीके, और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, छद्म कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इन सभी के बारे में हम अभी तक बात कर चुके हैं। कल हम 3 विधियों के बारे में बात कर चुके हैं अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करने की, जिसमें एक विधि थी अवकलित विधि, एक विधि थी समाकलित विधि, और एक विधि थी ये थर्ड जो है समाकलित और अवकलित। 2 विधियां हम कर चुके हैं, और थर्ड विधि आज हम करेंगे अर्धायु विधि, और इसके बाद में एक आ जाएगी पृथक्क्रय विलगन, मतलब सेपरेशन मेथड जो है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम इस विधि के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इस विधि में क्या होता है, हमें यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करना है। अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करने की अर्धायु विधि के बारे में हम बात कर रहे हैं। अर्धायु विधि या आंशिक परिवर्तन विधि, मेथड ऑफ हाफ लाइफ पीरियड और फ्रैक्शनल चार्ज मेथड, मतलब हम हाफ लाइफ पीरियड के द्वारा किस प्रकार से अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं, या किसी अभिक्रिया में कोई आंशिक परिवर्तन हुआ है उसके द्वारा हम किस प्रकार से अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं, इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए अर्धायु की विधि द्वारा ज्ञात करना। मान लीजिए किसी n कोटि की अभिक्रिया का कितना अंश t समय में पूर्ण होता है, उसे दर्शाने के लिए हमारे पास एक समीकरण है। मान लीजिए हमारे पास कोई अभिक्रिया है और उसकी कोटि हमने मान लिया n है, उसका कितना फ्रैक्शन, कितना पार्ट t समय में पूरा होता है, उसको हम इसके आधार पर बता सकते हैं कि t समानुपाती होता है 1/a पावर n-1। यहाँ पर a क्या है, a क्रिया कारक की इनिशियल कंसंट्रेशन है, प्रारंभिक सांद्रता है। अब हम इस प्रारंभिक सांद्रता को अलग अलग ले लें तो उसमें क्या हो जाएगा, अलग अलग प्रकार से आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 2 प्रयोग हम कर रहे हैं। T1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/a1n-1 एंड T2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/a2n-1। ठीक है, 1/a1n-1 एंड T2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/a2n-1। अब हम क्या कर रहे हैं, T1 में T2 का भाग दे रहे हैं, अर्थात T1/T2 कर रहे हैं। T1/T2 इज इक्वल टू a2/a1 तो ये इसका सिंपल फॉर्मूला आ गया, जिसकी सहायता से हम समय और उसकी प्रारंभिक सांद्रता और उसके अंश वगैरह को ज्ञात कर सकते हैं 2 अलग अलग प्रयोगों के लिए। अब इस समीकरण का लॉग लेते हैं तो log T1/T2 इज इक्वल टू n-1 लॉग के अंदर लिया है तो जो पावर होती है वो सामने आती है n-1 log a2/a1। अब हम ये भी जानते हैं कि जब हम लॉग को आगे और हल करेंगे और लॉग में अगर कोई चीज अपॉन में होती है, बटा में होती है, भाग में होती है, तो वो माइनस में हो जाती है। तो देखिए क्या होगा लॉग, अब यहां पर हम क्या करेंगे, log T1/T2 इक्वल टू n-1, हमको n का मान ज्ञात करना है, तो हम n को किस टर्म में लेकर आएंगे, हमने यहां से n-1 को आगे ले लिया, log a2/a1 आ गया। अब इस n-1 को उठाकर यहां पर लेकर जाएंगे, ये अंदर जाएगा, तो log T1/T2 अपॉन log a2/a1। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, n इक्वल टू log T1 माइनस log T2 अपॉन log a2 माइनस log a1 प्लस 1। तो इसके द्वारा अगर हमें इतनी चीजें ज्ञात हों तो इसके द्वारा हम अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर है किसी भी अभिक्रिया की कोटि, अर्थात हम जिस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना चाहते हैं उसका मान है। अब दोनों प्रयोगों से हमारे पास में क्या है, दोनों प्रयोगों से हमारे पास क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रताएं a1 तथा a2 और एक निश्चित अंश तक n का निर्धारण हो सकता है। मतलब जब
अभिक्रिया इतने परसेंट कंप्लीट हुई थी तब अभिक्रिया की कोटि क्या थी। समय T1 और T2 भी प्राप्त हो जाएंगे। सबके मान रखने पर अभिक्रिया की कोटि संख्या n का निर्धारण हो जाता है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रारंभिक सांद्रताएं मतलब A1 और A2 लेकर उनके लिए T½ की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है और उससे भी अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात किया जा सकता है। मतलब T1 T2 की जगह पर हम T½ भी रख सकते हैं और उसके आधार पर भी इसको ज्ञात किया जा सकता है और इसी विधि को हम अर्धायु विधि भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो समीकरण, सबसे पहले समीकरण है T1 समानुपाती 1/an-1 और T2 समानुपाती T2 प्रोपोर्शनल है 1/a2n-1। अब हम इन दोनों का परस्पर भाग देंगे। T1/T2 A2/A1 a-1 नेक्स्ट हम इसका लॉग लेंगे। लॉग T1/T2 n-1 log A2/A1। लॉग लेने के बाद में n-1 की टर्म को बाहर निकालेंगे। n-1 की टर्म को बाहर निकालते हैं, दूसरे को अंदर लेके जाते हैं। log T1/T2 अपॉन log A2/A1। तो अब ये माइनस में हो जाएगा और +1 उधर चला जाएगा। ठीक है, अब इससे हम अर्धायु भी ज्ञात कर सकते हैं T1 और T2 की प्रारंभिक सांद्रताएं लेकर और उसकी सहायता से भी कोटि का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए जो कि आपको अगर एग्जाम के अंदर आती है तो आपको किस तरीके से इसको लिखना। हाँ जी, अब देखिए उदाहरण इसका, एक उदाहरण है इसमें, देखिए उसे 10 मिनट में किसी अभिकारक की सांद्रता 10 मिनट में किसी अभिकारक की सांद्रता 0.08 मोल DM-3 से 0.04 मोल DM-3 हो जाती है, डेसीमोल होता है। इसकी सांद्रता 0.02 मोल डेसीमीटर-3 से 0.01 मोल डेसीमीटर-3 होने में कितना समय लगेगा यदि अभिक्रिया की कोटि 1 और 2 हो, मतलब हमें अगर दे रखी हो। ठीक है, अभिक्रिया की सांद्रता आदि होने में 10 मिनट लग रहे हैं, मतलब 10 मिनट के अंदर अभिकारक की सांद्रता क्या है, देखो पहले 0.08 थी, अब क्या रहेगी 0.04 रहेगी। पहले 0.02 थी, अब क्या रहेगी 0.01 रहेगी, तो 10 मिनट लग रहे हैं। अर्थात इसकी अर्धायु का मान कितना है 10 मिनट है। अर्धायु से वेग स्थिरांक का मान ज्ञात किया जा सकता है और k के अलग अलग प्रकार के मान को रखते हुए समय के मान को ज्ञात किया जा सकता है। देखिए किस प्रकार से इसको हम करते हैं। देखिए सबसे पहले जब अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया की कोटि 1 है। जब अभिक्रिया की कोटि क्या है 1, जब अभिक्रिया की कोटि 1 है तो उसके लिए K1 का फॉर्मूला क्या होता है 0.693/T½ तो T½ की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 10, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0693 मिनट इनवर्स। तो सबसे पहले K1 की वैल्यू प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आ गई। अब इससे T की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं अपने। T की वैल्यू ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है, वो सिंपल सा फॉर्मूला है, वो क्या है T = 2.303 K1 log A/A-x। A यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता है 0.08 दे रखी है और x यहाँ पर अंतिम सांद्रता है, वो कितनी दे रखी है A-x। अगर आपस में निकालेंगे तो अंतिम सांद्रता इसके अंदर दे रखी है 4। तो इन दोनों के बीच में हम मान लगा के इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा T = 2.303 0.0693 log 0.08 minus upon 0.02 is equal to 2.303 upon 0.693 और यहाँ से log की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो T बराबर आ जाएगा 20 मिनट्स। सबसे पहले 0.08 से 0.2 आ गया A-x, उसके बाद में 0.08 से 0.1, दोनों अलग अलग मान रख लिए हमने और उससे एक में 20 मिनट्स आ गया, एक में 30 मिनट्स आ गया। तो सबसे पहले तो तीन चीजें यहाँ पर ज्ञात करनी थी। वेग स्थिरांक पे यहाँ पर आ गया 0.0693, उसके आधार पर हमने T बराबर 20 मिनट किया और उसके आधार पर हमने जब A-x की वैल्यू, देखो A की इनिशियल कंसंट्रेशन तो 0.08 है, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन तो आपको दे रखी है 0.08। दूसरी कंसंट्रेशन दो प्रकार की स्थितियों में है, दो प्रकार की स्थितियों में है, एक में तो दूसरी है 0.02 A-x और यहाँ पर है 0.01, तो इन दोनों की वैल्यू रख के हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। जब अभिक्रिया की कोटि 2, इसके लिए भी वही समीकरण आएंगे। K2 का मान जब हम ज्ञात करते हैं अभिक्रिया की अर्धायु के आधार पर तो वो आता है 1/T½ A, 1/T½ A। तो K2 = 1/T½ का मतलब है 10 × 0.08 बराबर क्या आ जाएगा, K2 की वैल्यू 1.25 डेसीमोल क्यूब मोल इनवर्स मिनट इनवर्स।
उसके बाद में द्वितीय कोटि की वेग समीकरण क्या होती है? द्वितीय कोटि की वेग समीकरण होती है t इक्वल टू 1/k2x अपॉन a माइनस x। तो t इक्वल टू 1.25 इंटू 0.06, दूसरे प्रकार की विक्रिया के लिए 0.06, और a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर x है, देखो x यहाँ पर 0.06 होगी। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो क्या है? 0.02। ये इन दोनों के बीच का मान है, और यहाँ पर 0.01 इसी के आधार पर ज्ञात की गई है। 8 से 4 और 8 से 6, तो इस तरीके से इन्होंने इसकी वैल्यू रखी है। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? a माइनस एक्स बराबर क्या है? 0.02। a क्या है? 0.08। a माइनस एक्स 0.02 है, तो a बराबर 0.08 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0.06। तो x की वैल्यू वही आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा? t इक्वल टू 1.25 इंटू 0.06 अपॉन 0.08 इंटू 0.02। तो यहाँ से भी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। और अगर हम 0.01 देखते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70। दो प्रकार की संभावनाएं हैं। सबसे पहले तो 0.02 के संदर्भ में, दूसरी 0.01 के संदर्भ में। तो इस प्रकार से हम अर्धायु विधि द्वारा इसकी कोटि हमें हालांकि दे रखी है, और इसके आधार पर हम इसके t की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। और सबसे पहले t की वैल्यू ज्ञात करने से भी पहले हम इसके लिए क्या ज्ञात कर रहे हैं? इसके लिए वेग स्थिरांक की गणना कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ इसकी जो विधि है वो क्या है? फोर्थ विधि है पृथक्क्रिया या विलगन विधि अथवा छद्म कोटि विधि। देखिए 4 प्रकार की विधियां हैं अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करने की। सबसे पहले है अवकलित विधि, दूसरी विधि है समाकलित विधि, तीसरी विधि है अर्धायु से, और चौथी विधि है पृथक्क्रिया या विलगन विधि या छद्म कोटि विधि। इसको आइसोलेशन मेथड, सेपरेशन मेथड या स्यूडो ऑर्डर मेथड कहते हैं। अब इसका जो अध्ययन किया गया वो ओस्टवाल्ड द्वारा किया गया, और 1902 में, डब्ल्यू ओस्टवाल्ड द्वारा किया गया 1902 में। अब देखो, अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक चीज इस विधि के अंदर आपको ध्यान से समझनी है। हमारे पास अगर अभिकारकों की संख्या 1 से ज्यादा है तभी हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, यहां पर हम एक अभिकारक की सांद्रता को बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं, और उसके बाद दूसरे जो अभिकारक की सांद्रता है उन सभी को, मतलब नॉर्मल जो सांद्रता है उसी के ऊपर लेते हैं, और बारी बारी से जितने हमारे पास अभिकारक हैं उन अभिकारकों के साथ में इस चीज को रिपीट किया जाता है। जैसे इस विधि में एक अभिकारक को छोड़कर बाकी सभी क्रियाकारकों की सांद्रता को अधिक मात्रा में लिया जाता है। मतलब हमारे पास में ये है, A है और B है और C है। इसमें से A की सांद्रता को हमने 100 ml ले लिया, ठीक है। B की सांद्रता को भी हमने 100 ml ले लिया, और इसकी सांद्रता हमारे पास 10 ml थी, ठीक है। तो एक को छोड़कर, किसी भी एक को छोड़कर बाकी सभी की सांद्रता को बहुत अधिक मात्रा में लिया जाएगा। अगले टर्म में इसको छोड़ दिया जाएगा, इन दोनों की सांद्रता को अधिक मात्रा में लिया जाएगा। अगले टर्म में इसको छोड़ दिया जाएगा और इन दोनों की सांद्रता को अलग ज्यादा मात्रा में लिया जाएगा। तो देखिए इस विधि में एक क्रियाकारक को छोड़कर बाकी सब क्रियाकारकों की सांद्रताओं को अधिक मात्रा में दिया जाता है, जिससे उसे एक क्रियाकारक की सांद्रता का प्रभाव ज्ञात हो जाता है कि उसका प्रभाव उस अभिक्रिया पर क्या पड़ा, ठीक है। इस प्रकार बारी बारी से, मतलब टर्न बाय टर्न से सब क्रियाकारकों की सांद्रता का ज्ञात करते हैं, उनकी छद्म कोटि का निर्धारण करते हैं, और उनके योग द्वारा अभिक्रिया की कुल कोटि का निर्धारण कर लिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अभिकारक को छोड़ते हैं और बाकी सभी अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से बारी बारी से जितने हमारे पास अभिकारक उपलब्ध होते हैं उन सभी अभिकारकों की सांद्रता को हम बारी बारी से बढ़ाते रहते हैं, और बारी बारी से उनकी सांद्रता को बढ़ाते जाते हैं, जिससे हम उन अभिकारकों के जिसकी सांद्रता को हमने सीमित रखा है उस अभिकारक के, उस अभिक्रिया की कोटि पर होने वाले प्रभाव को अध्ययन कर लेते हैं, जिससे हमें अभिक्रिया की छद्म कोटि का पता चल जाता है। और इस छद्म कोटि के आधार पर, क्योंकि वही मैंने आपको कहा है कि जिसकी सांद्रता बहुत अधिक हो उसको हम क्या कहते हैं, जब हम छद्म कोटि की परिभाषा कर रहे थे तब हम इसी बात के बारे में बात कर रहे थे कि किसी की अगर सांद्रता बहुत अधिक होती है तो उसके सांद्रता के परिवर्तन को नेग्लिजिबल माना जाता है, नगण्य माना जाता है, और नगण्य मानने के कारण ही उस परिवर्तन को नेग्लिजिबल या नगण्य मानने के कारण ही उसको काउंट नहीं किया जाता, और इस वजह से वो क्या होता है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास में क्या है, एक अभिक्रिया में क्रियाकारक A के N1 अणु है, B के N2 अणु है और C के N3 अणु भाग ले रहे हैं। तो क्रियाकारक A के N1A, B के N2B और C के N3C, इस तरीके से हमने
जो क्रिया कारक है उसको भाग ले लिया और उससे किसका निर्माण हो रहा है, एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो इसका वेग नियम क्या होगा, इसका वेग नियम dx अपॉन dt इज इक्वल टू k का मतलब है स्थिरांक, a की पावर n1, b की पावर n2 और c की पावर n3। अब इसके लिए कुल अभिक्रिया की कोटि n का मान ज्ञात करते हैं तो n1 प्लस n2 प्लस n3 इसका कुल माना जाता है। अब यदि इस अभिक्रिया में a की सीमित मात्रा ले लें, मान लो हमने a की सीमित मात्रा ले ली और b और c की अधिक मात्रा ले ली, तो इनका तो अभिक्रिया की कोटि पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इनकी तो बहुत अधिक मात्रा और इनकी मात्रा बदलेगी भी नहीं। तो हम केवल किसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे, a के सापेक्ष, और ये क्या हो जाएगी, इसकी छद्म कोटि हो जाएगी। ठीक है, हम किसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे, a के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। b और c की अधिक मात्रा मिलेगी, इस वजह से इसको स्थिरांक कहेंगे। अब हम क्या करते हैं, a और c अधिक मात्रा में ले लेते हैं। अब a और c अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो उसके लिए वेग का नियम किस पर डिपेंड हो जाएगा, b के, a और b अधिक b के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, क्योंकि a और c जो है वो अधिक मात्रा में आता है, वो स्थिरांक हो जाएंगे। उसके बाद a और b अधिक मात्रा में लेकर हम क्या करेंगे, c के ऊपर इसको डिपेंड कर देंगे। तो सबसे पहले जब a के ऊपर डिपेंड है तब ये क्या हो गया n1, जब b के ऊपर डिपेंड है तब ये क्या हो गया n2, और जब c के ऊपर डिपेंड है तब ये क्या हो गया n3। अब इन समीकरणों से हम लॉग वगैरह लेकर और n1, n2 और n3 के मान को ज्ञात कर सकते हैं, और लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास n1 का मान आया, जो हमारे पास n2 का मान आया और जो हमारे पास n3 का मान आया, वो किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। तो छद्म कोटि का मतलब ये होता है कि जिसकी अनुसंख्यता, देखो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, अगर मैं इस अभिक्रिया के बारे में बात करूं तो इसकी तो पूरी रेख समीकरण ये होनी चाहिए थी। यहाँ पर हमने क्या किया, दो अभिकारकों को ज्यादा ले लिया, एक अभिकारक को कम ले लिया, तो अभिकारक तो 3 ही है, मतलब इसकी अनुसंख्यता क्या है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और नीचे तीसरी अभिक्रिया के अंदर भी यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 है। लेकिन इसकी कोटि अलग अलग प्रकार की आ जाएगी। इसकी कोटि क्योंकि एक अभिकारक पर निर्भर कर रहा है, तो जो यहाँ पर लिखा होगा वो इसकी कोटि आएगी, ये भी और ये भी कोटि इसकी अलग अलग आ जाएगी, जबकि इसकी अनुसंख्यता क्या होगी, 3 ही होगी। 3 अणु अगर एक एक अणु सबका भाग ले रहा है तो ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने अभिक्रिया की कोटि को ये कहा था कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक प्रकार की टर्म होती है, और इस प्रायोगिक प्रकार के टर्म होने के कारण हम उसे ज्ञात कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो फॉर्मूलाज हैं उसके द्वारा, और उसी को हमने यहाँ पर देखा कि हम उसको किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव विघटन के बारे में। तो सबसे पहले हमने इसकी 4 विधियां पढ़ी हैं, जिनमें सबसे पहली विधि अवकलित विधि थी, दूसरी विधि समाकलित विधि थी, तीसरी विधि अर्धायु विधि थी, और चौथी विधि थी प्राप्तक्रय विलगन वगैरह की विधि। तो 4 विधियां हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, और इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव विघटन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव विघटन के बारे में, और रेडियो एक्टिव विघटन को यहाँ पर हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया माना है, और मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि रेडियो एक्टिव विघटन को हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के रूप में मानते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कुछ और एग्जाम्पल्स भी हमने किए थे, और उन एग्जाम्पल्स के साथ में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रेडियो एक्टिव विघटन जो होता है इसको प्रथम कोटि का प्रक्रम माना जाता है। दूसरी बात, रेडियो एक्टिव विघटन हमेशा चलने वाली सतत अभिक्रिया होती है जो अनंत पर जाकर समाप्त होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेडियो एक्टिव विघटन होता क्या है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए इकाई समय में विघटित हुए परमाणुओं की संख्या को रेडियोधर्मी विघटन या क्षय का वेग कहा जाता है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और डिके रेट, और यह विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अर्थात इकाई समय का मतलब होता है 10 मिनट में कितने परमाणु विघटित हो गए, 20 मिनट में कितने परमाणु विघटित हो गए, 100 मिनट में कितने परमाणु विघटित हो गए, या 100 आवर्स में कितने जो इसके परमाणु है वो विघटित हो गए। तो इसका मतलब क्या है, इकाई समय में विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या को रेडियोधर्मी विघटन या क्षय का वेग कहा जाता है, और यह विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट देखिए ये होता क्या है, इसको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, कौन सी टर्म इसमें यूज की जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, इसको लिखने का तरीका होता है ये, इसको लिखने का तरीका होता है
माइनस डी एन अपॉन डी टी। एन यहां पर किसके लिए यूज किया गया है? एन यहां पर यूज किया गया है रेडियो एक्टिव डिके के लिए, मतलब रेडियो सक्रिय, एन यहां पर यूज किया गया है रेडियो सक्रिय क्षय के लिए, रेडियो एक्टिव डिके के लिए इसको यूज किया गया। तो माइनस डी एन अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन, और n यहां पर क्या है? n यहां पर है परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, मतलब विघटित होने वाले कितने परमाणु वहां से निकले हैं उसकी संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए माइनस डी एन अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, मतलब रेडियो एक्टिव विघटन किस पर निर्भर करता है? परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। एंड माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा यहां पर क्या है? लैम्डा यहां पर एक कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू इसके आधार पर हम बात करते हैं, और इस लैम्डा को यहां पर क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है विघटन स्थिरांक, विघटन स्थिरांक या डिसएसोसिएशन कांस्टेंट, विघटन स्थिरांक या डिसएसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा, अथवा अब यहां पर अगर हम इस n की टर्म को एक तरफ लेकर आए, रेडियो सक्रियता को एक तरफ लेकर आए और t की टर्म को एक तरफ लेकर जाएं, तो किस प्रकार से इसको ज्ञात किया जा सकता है? n यहां पर आ जाएगा तो माइनस डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू लैम्डा डी टी, और लैम्डा यहां पर क्या है? लैम्डा यहां पर है विघटन स्थिरांक, डिसएसोसिएशन कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब हम किसी रेडियोएक्टिव रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो वहां पर डिसइंटीग्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, डिसइंटीग्रेशन शब्द की प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए यदि विघटन की मात्रा को समय के साथ आलेखित किया जाए तो एक वक्र प्राप्त होता है। मतलब यहां पर मैंने आपको कहा था कि रेडियोएक्टिव विघटन हमेशा अनंत समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो आप ये देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में रेडियो सक्रियता, रेडियोएक्टिव विघटन ज्यादा था, समय के साथ साथ रेडियोएक्टिव विघटन क्या होता गया? कम होता गया, लेकिन शून्य नहीं हुआ। ठीक है, समय के साथ साथ रेडियोएक्टिव विघटन कम होता जाता है लेकिन शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता, केवल इसके साथ साथ पैरेलल चलता है। वक्र से स्पष्ट है कि रेडियोएक्टिव विघटन के तत्वों की प्रक्रिया एक प्रथम कोटि की प्रक्रिया है, अतः इसका विघटन स्थिरांक क्या होगा? वहां पर हमने K1 का यूज किया था। रेडियोएक्टिव के संदर्भ में सेम टू सेम वही प्रोसेस है, लेकिन यहां पर हम लैम्डा यूज करेंगे, क्योंकि प्रथम कोटि विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जो होता है, साम्यावस्था स्थिरांक जो होता है वो K1 होता है, लेकिन रेडियोएक्टिव विघटन के लिए जो साम्यावस्था स्थिरांक या वेग स्थिरांक हम लेते हैं वो लैम्डा लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग n नॉट माइनस n। समीकरण 47 से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक की भांति विघटन स्थिरांक की इकाई भी क्या हो जाएगी? समय इनवर्स t माइनस। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं, अगर हम रेडियोएक्टिव अभिक्रियाओं के लिए इनकी वेग स्थिरांक की इकाई के बारे में बात करें तो वो क्या होती है? t इनवर्स होती है। प्रथम कोटि विक्रियाओं की भांति रेडियोएक्टिव विघटन भी अनंत काल तक चलता रहता है। वही देखिए ग्राफ से भी स्पष्ट हो रहा है कि इसका कोई जीरो पॉइंट नहीं है, मतलब ये समय के साथ साथ अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। अतः कुल क्षय का यहाँ भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसके स्थान पर विघटन की अर्ध आयु का प्रयोग करते हैं, मतलब कितने टाइम बाद। यहाँ पर ये चीज हम नहीं देखते कि कितने टाइम बाद उसका डिके कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके डिके की जो अभिक्रिया होती है ये तो अनंत काल तक चलने वाली अभिक्रिया होती है, तो हम इसका कोई टाइम वगैरह बता नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पर हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं अर्ध आयु, टी हाफ। तो विघटन की अर्ध आयु का मतलब क्या है? जब उसकी प्रारंभिक सांद्रता, मतलब उस परमाणु या रेडियो सक्रिय जो पदार्थ है उसकी प्रारंभिक सांद्रता n नॉट है। अब n नॉट जब आधी हो जाएगी, n नॉट अपॉन 2 हो जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विघटन की अर्ध आयु। n का यह मान समीकरण 49 में रखने पर अब n का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर n नॉट हो जाएगा। तो समीकरण हमारे पास ये है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 टी हाफ, क्योंकि यहाँ पर हम t किसके सापेक्ष देख रहे हैं? अर्ध आयु के सापेक्ष देख रहे हैं, तो टी हाफ आ जाएगा लॉग n नॉट, और n की वैल्यू यहाँ पर n नॉट अपॉन 2 आ गई, तो मान इसका क्या आ जाएगा? 2.303। अब n नॉट से n नॉट क्या हो गया? कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 2.303 टी हाफ लॉग 2।
log 2 की जब हम वैल्यू रखेंगे तो उससे वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। और यहां से आप इसको देख रहे हैं कि सेम टू सेम प्रथम कोटि विक्रिया जैसा आ रहा है। प्रथम कोटि विक्रिया में भी यही था। प्रथम कोटि विक्रिया में हमने टी हाफ की गणना की थी कैसे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1, ये प्रथम कोटि विक्रिया के लिए है। लेकिन प्रथम कोटि विक्रिया और रेडियोएक्टिव विघटन एक ही चीज है, यहां से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। यहां से हमने क्या किया, K1 की जगह पर केवल एक रेडियोएक्टिव विघटन स्थिरांक रखा है जिसे हम लैम्डा कहते हैं, और ये समीकरण यहां पर बन जाती है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। अब हम यहां पर इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का 1 ग्राम 5 दिन में घटकर 0.25 ग्राम रह जाता है, मतलब 3/4 लगभग घट गया। इस पदार्थ के लिए सबसे पहले तो लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है, एक दिन बाद पदार्थ की बची हुई मात्रा ज्ञात करनी है, और अर्धायु का परिकलन करना है, तीनों चीजें करनी है। तो लैम्डा इक्वल टू 2.303 टी लॉग n नॉट माइनस n। अब n नॉट की जो सामान्य वैल्यू, प्रारंभिक वैल्यू क्या है 1, और n की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.25, मतलब n कुछ समय पश्चात, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू 2.3035 लॉग 1.0 अपॉन 0.25। तो लैम्डा इक्वल टू, अब इसको अगर अपने काटेंगे तो log 4 आ जाएगा। log 4 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.602। तो लैम्डा इक्वल टू 2.303 अपॉन 5, मतलब उसने 5 दिन दे रखा है, ये 5 दिन में घटकर इसकी वैल्यू दे रखी है। तो टी की वैल्यू हमने 5 दिन के अंदर ही मान ली, इसी वजह से इसको डे इनवर्स लिखा गया है, बटा 5 इंटू 0.6021। तो लैम्डा इक्वल टू 0.2773 डे इनवर्स। अब हमें एक दिन के बारे में ज्ञात करना है, तो एक दिन के लिए हम क्या करेंगे, एक दिन में 5 दिन के लिए वैल्यू होती है, इसको एक डे और 2.303 से इसकी वैल्यू कर देंगे। तब हम क्या करेंगे, एक दिन बाद उसका कितना है, उसके लिए समीकरण कौन सी यूज करेंगे, log n नॉट माइनस n इक्वल टू लैम्डा टी 2.303। तो log n नॉट की वैल्यू तो 1.0 है, n की वैल्यू हमको यहां से ज्ञात करनी है इसकी, ये एक दिन की मान है, बराबर लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल ली ऊपर 0.2773 डे इनवर्स इनटू टी कितना है 1 डे अपॉन 2.303। तो log 1.0 अपॉन n इक्वल टू 0.1204। तो 1.0 n, अब log उधर जाएगा एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 0.1204। तो इन सभी की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1.319। तो n इक्वल टू, अब n यहां पर क्या है 1.0 को उधर भेजे, तो यहां n को इधर भेजे और इसको इधर लेकर आए तो क्या हो जाएगा 1.0 n इक्वल टू 1.0 1.39 अपॉन 1.319। तो इसके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी बन जाएगी 0.7582 ग्राम, ठीक है। अब टी हाफ की वैल्यू हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है, तो 0.693 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 0.693 अपॉन 0.2773 डी इनवर्स बराबर, मतलब 2.4 दिन में आधा हो जाएगा वो, मतलब 5 दिन में अगर वो 0.25 रह गया तो 1 ग्राम का आधा होने में इसको कितना टाइम लगेगा 2.499, मतलब लगभग 2.5 दिन, मतलब 2.5 दिन के अंदर वो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस समीकरण को, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रायोगिक विधियों के बारे में, रासायनिक बलगतिकी की, केमिकल काइनेटिक्स की कुछ प्रायोगिक विधियों के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से हम वेग को ज्ञात कर सकते हैं। अब इनसे हम किसको ज्ञात कर सकते हैं, वेग को ज्ञात कर सकते हैं। अभिक्रिया के वेग को कैलकुलेट करने की जो विधियां होती हैं वो रासायनिक बलगतिकी की प्रायोगिक विधियां कहलाती हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें कई प्रकार की विधियां हैं, चालकता मापी विधि है, विभव मापी विधि है, इन सभी विधियों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यह है चालकता मापी विधि, कंडक्टीमेट्री विधि। उसके अंदर यह डायग्राम होता है, चालकता ब्रिज का यूज किया जाता है, और जो एसीटेट वगैरह के आयन हैं या एस्टर वगैरह के जो आयन हैं उनके लिए इस विधि का यूज किया जाता है, उसकी किस प्रकार से विक्रिया होगी। देखिए, इस विधि का सबसे पहले तो आपको इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए, इसका सिद्धांत पता होना चाहिए कि विक्रिया का सिद्धांत क्या है। देखिए, यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी अभिक्रिया मिश्रण की विद्युत चालकता का मान, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का मान, उसमें विद्यमान आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब उसके अंदर अगर आयन की मात्रा ज्यादा होगी
तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी चीज है कि किसी अभिक्रिया मिश्रण में विद्युत चालकता उतनी ही अधिक पाई जाएगी जितनी उसमें आयनों की संख्या पाई जाएगी। अभिक्रिया की प्रगति के समय, मतलब अभिक्रिया के टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, अभिक्रिया की प्रगति के समय यदि अभिक्रिया मिश्रण में आयनों की संख्या कम होगी तो इसका मतलब उसकी चालकता भी कम होती जाएगी, और यदि आयनों की संख्या बढ़ रही है तो उसकी चालकता कारण बढ़ जाएगा। मतलब हम क्या करते हैं, सबसे पहले चालकता ज्ञात करते हैं स्टार्टिंग। ठीक है, अब जैसे जैसे अभिक्रिया हो रही है तो अगर आयनों की संख्या कम हो रही है, आयनों की संख्या में अगर कमी हो रही है तो ये चालकता, प्रारंभिक चालकता की क्या हो जाएगी, कमी होती जाएगी। और अगर आयनों की संख्या बढ़ रही है, आयनों की संख्या अगर बढ़ रही है तो ये चालकता क्या हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता में वृद्धि होती जाएगी इसकी। ठीक है, चालकता का मान कम हो जाएगा। इसके विपरीत यदि अभिक्रिया मिश्रण में आयनों की संख्या में वृद्धि हो रही होगी तो उसकी विद्युत चालकता का मान बढ़ता जाएगा। अभिक्रिया मिश्रण को किसी थर्मोस्टेट पर किया जाता है। थर्मोस्टेट का मतलब होता है ऐसा उपकरण होता है जिसका टेम्परेचर हम सेट करके रखते हैं। थर्मोस्टेट के द्वारा इच्छित ताप पर स्थिर करके समय के विभिन्न अंतरालों पर चालकता ब्रिज, मतलब कंडक्टिविटी ब्रिज की सहायता से इसकी चालकता का मान ज्ञात कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास एक अभिक्रिया है, यह है एथिल एसीटेट। ठीक है, एथिल एसीटेट का NaOH के साथ में हम क्या करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे एक अल्कोहल बनती है और सोडियम एसीटेट का आयन बनता है। अब इसमें क्या हो रहा है अभिक्रिया में, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन किसके द्वारा प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं, CH3COO, इस आयन के द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया जा रहा है। अतः जैसे जैसे अभिक्रिया की प्रगति होती जाएगी वैसे वैसे मिश्रण की चालकता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि OH आसानी से मूव कर सकते हैं जबकि CH3COO माइनस बहुत कम प्रकार से मूव करते हैं। तो इसी तरीके से तो सबसे पहले आपको इसके डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। इस डायग्राम में क्या होता है, यहाँ पर एक चालकता सेल होता है, इसके अंदर हम अभिक्रिया मिश्रण को भर देते हैं। ये बाहर वाला स्थिर तापी है, मतलब थर्मोस्टेट है, जो अभिक्रिया के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये इंडक्टिव कॉइल है, मतलब प्रेरण कुंडली है। ये चालकता सेल है और प्रतिरोध वगैरह, गैल्वेनोमीटर वगैरह इसके अंदर सब लगा हुआ है। अब हम क्या करें, एक दूसरी अभिक्रिया करें, ये वाली C6H5CO CH2Br प्लस pyridine। तो ये आपस में अभिक्रिया करके इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड है और Br माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। में क्रियाकारक उदासीन अणु है जबकि उत्पाद आयन है। अब यहाँ पर जो क्रियाकारक होते हैं ये तो दोनों उदासीन है, जबकि उत्पाद के रूप में एक आयन ये और एक आयन ये। अब देखो यहाँ पर इस चीज को देखो, यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे मान कम होता जाएगा वैसे वैसे, क्योंकि यहाँ पर तो आयनों के रूप में टूटेंगे और यहाँ पर वापस बन जाएंगे, तो जैसे जैसे मान कम होता जाएगा वैसे वैसे अभिक्रिया आगे की तरफ चलती जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो क्रियाकारक है ये तो उदासीन है, लेकिन इसके जो उत्पाद है वो आयन है। तो जैसे जैसे आयनों की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अभिक्रिया आगे की तरफ चलती जाएगी और चालकता का मान वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। चालकता का मान सांद्रता के समानुपाती हो, चालकता का मान केवल उसी चीज की सांद्रता के समानुपाती हो जिसका हमने विलयन लिया, तो उसके लिए हम विलायक इस प्रकार का लेते हैं जिसका खुद का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उसका काफी ऊंचा होता है, हम इसके लिए जो जल ले लेते हैं। अतः यदि बिल्कुल प्रारंभिक समय में t बराबर 0 है तब चालकता C0 है, तो समय t पर चालकता C हो जाएगी और अनंत समय पर, मतलब अगले दिन तक समय t इन्फिनिटी पर चालकता का मान C इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो x समानुपाती किसके होगा, x का मतलब है जो अभिक्रिया की दर है किसके समानुपाती हो जाएगी, मतलब x किस पर निर्भर कर रही है, उत्पाद बनने की। x बराबर x समानुपाती C0 माइनस CT, तो a माइनस x समानुपाती CT माइनस C0 C इन्फिनिटी। तो a समानुपाती किसके हो जाएगा, a समानुपाती हो जाएगा C0 माइनस C इन्फिनिटी के। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि x किसके समानुपाती है, C0 माइनस CT के। C0 यहाँ पर प्रारंभिक है, t समय के बाद पर है, तो C जो इन्फिनिटी है ये अगले दिन पर है, मतलब अनंत समय के बाद पर। तो a माइनस एक्स क्या है, CT माइनस C इन्फिनिटी, और a समानुपाती किसकी होगा, C0 माइनस C इन्फिनिटी के। नेक्स्ट देखिए, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक ग्राफ का जो अध्ययन उसको करेंगे। अब इसी प्रकार से a और ax के मान रखकर वेग का मान ज्ञात कर लेंगे, जो हमने समीकरण वहां पर ली है प्रथम कोटि द्वितीय कोटि की, उन सभी में इसका मान रखिए और इसको ज्ञात कर लेंगे। अब क्या किया जाएगा, इसके और इसके विरुद्ध एक ग्राफ खींचा जाएगा, ये ऐसे, यहां पर t आएगा
और यहाँ पर वैल्यू आएगी सी नॉट माइनस सी टी अपॉन सी टी माइनस सी इंफिनिटी। इन दोनों की वैल्यू इसके बीच में ग्राफ खींचा जाएगा और जो इसका स्लॉप आएगा वो स्लॉप किसके बराबर होगा, स्थिरांक के बराबर होगा। अर्थात यहां से हम अभिक्रिया के वेग की गणना को कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा अभिक्रिया के वेग की गणना किया जा सकता है। अब इसमें दूसरी विधि है, दूसरी विधि है पोटेंशियोमेट्री। इस विधि द्वारा तीव्र अभिक्रियाओं के लिए गतिक अध्ययन किए जाते हैं। वो तो एक सामान्य प्रकार की अभिक्रिया जो ना बहुत ज्यादा तेजी से संपन्न होती है और ना बहुत ज्यादा धीरे संपन्न होती है, उस अभिक्रिया के लिए हम चालकता मापी या कंडक्टिविटी का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत अधिक तेजी से संपन्न होती हैं, उन अभिक्रियाओं के लिए हम पोटेंशियोमेट्री या विभवमिति का यूज करते हैं। जैसे फिनॉल का ब्रोमीनीकरण है, फिनॉल के अंदर ब्रोमीन का जुड़ना। इस विधि द्वारा तीव्र अभिक्रियाओं के गतिक अध्ययन किए जाते हैं। इस विधि में एक इलेक्ट्रिक सेल होता है जिसमें अभिक्रिया मिश्रण डाल देते हैं। सेल का मतलब है हमारे पास एक इस तरीके का पात्र होगा जिसके अंदर अभिक्रिया मिश्रण और वहां पर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, उसको इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। उसमें दो इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं। इनमें से एक इलेक्ट्रोड ऐसी होती है जिसका विभव की सांद्रता परिवर्तित होती है, उसको तो हम बोलते हैं इंडिकेटर। और दूसरा ऐसा होता है जिसकी हमेशा फिक्स रहती है, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस। अतः सेल का ईएमएफ उस सूचक इलेक्ट्रोड का विभव होता है जो सांद्रता के अनुरूप होता है। मतलब जो रेफरेंस है, यहाँ पर हमने दो लगा दिए, ये तो रेफरेंस के लिए है और इसका बदलेगा तो इसका विभव जितना बदलेगा उतना ही सेल पर हमें दिखाई देगा और यही हमें पता चल जाएगा कि इसका विभव कितना बदल रहा है। अतः सेल का ईएमएफ वस्तुतः उस सूचक इलेक्ट्रोड का विभव होगा सांद्रता के अनुरूप है। समय के विभिन्न अंतराल पर जैसे t बराबर 1, t बराबर 10, t बराबर 20 पर ईएमएफ के अलग अलग मान ज्ञात कर सकते हैं और ईएमएफ और समय t के मध्य ग्राफ को खींच लेते हैं और इसका जो स्लोप आएगा यहाँ पर हमने इसके बीच में खींचा, जबकि जब हम विभवमिति विधि के बारे में बात करते हैं तब हम किसके बीच में खींचते हैं, अलग अलग समय पर आए हुए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बीच में, विद्युतवाहक बल के बीच में और t समय के बीच में हम क्या खींच लेते हैं ग्राफ, और उसका जो स्लोप आएगा उस स्लोप की सहायता से हम k का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसकी अगली विधि के बारे में। अगली विधि जो है ये ध्रुवणता पर आधारित है। उससे पहले आज हमने जो जो चीजें की उन सभी के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीजों के बारे में आज हमने स्टडी की है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर इसके विभिन्न प्रकार, सबसे पहले हमने अभिक्रिया की कोटि निर्धारण की विधियों के बारे में बात की। उसके अलावा हमने बात की प्रथम कोटि अभिक्रिया जो होती है, जो रेडिएटिव अभिक्रिया होती है, जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का के वेग नियम का पालन करती है। उसके बाद हमने इसकी विधियों के बारे में वेग ज्ञात करने की दो विधियों के बारे में बात की, एक तो होती है चालकता विधि और एक होती है विभवमिति। अब हम नेक्स्ट विधि के बारे में बात कर रहे हैं। ये विधि है प्रकाशिक, मतलब ऑप्टिकल टाइप का मेथड है और दो विधियां होती हैं, एक तो होती है ध्रुवणमापी पोलरिमेट्री और एक होती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। इस विधि द्वारा प्रकाशिक सक्रिय, यहाँ पर यह ध्यान करना है कि केवल उन्हीं पदार्थों का इसके द्वारा हम वेग निर्धारित कर सकते हैं जो प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं, अर्थात वो समतल ध्रुवित प्रकाश पीपीएल के तल को या तो बाईं ओर या तो दाईं ओर डेक्सोरोटेटरी, लेवरोटेटरी, प्लस या माइनस की ओर घुमा देते हैं। ठीक है, ये यौगिक ध्रुवित प्रकाश के तल को दाएं बाएं घुमा देते हैं। दाएं वाले को डेक्सोरोटेटरी बोलते हैं और बाएं वाले को लेवरोटेटरी बोलते हैं। अब इनका विशिष्ट घूर्णन जो होता है वो ज्ञात किया जाता है अल्फा, अल्फा विशिष्ट घूर्णन होता है अल्फा टी लैम्डा इक्वल टू अल्फा अपॉन एल इंटू सी। तो लैम्डा यहाँ पर प्रकाश की वेवलेंथ है जो हम यूज करेंगे, अल्फा यहाँ पर प्रेक्षित घूर्णन कोण है, एल यहाँ पर विलयन में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है और सी यहाँ पर विलयन की सांद्रता है। ध्रुवणमापी में दो निकोल प्रिज्म होते हैं, ध्रुवणमापी में दो निकोल प्रिज्म होते हैं विश्लेषक के रूप में जो हमने लगा रखे हैं, P तथा A, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जो क्रमशः पोलराइजर और विश्लेषक की तरह होते हैं और इनके मध्य L डेसीमीटर लंबी सैंपल ट्यूब होती है। यहाँ पर हम उस सैंपल को भरते हैं जिससे पदार्थ का विलयन भरा रहता है। प्रकाश स्रोत S से, यहाँ से एक प्रकाश की किरण यहाँ से निकलेगी, प्रकाश स्रोत S से एक वर्णीय प्रकाश ध्रुवक पोलराइजर P में से होता हुआ सैंपल ट्यूब में जाएगा, उसके बाद विश्लेषक A में जाएगा, लेंस द्वारा उसको हम देख लेंगे। अगर लेंस से देखने पर वो बाईं तरफ उसका जो एंगल है वो बाईं तरफ घुमा हुआ दिखाई दे तो उसको हम डेक्सोरोटेटरी कह देंगे, उसको हम लेवरोटेटरी कह देंगे। अगर दाईं तरफ दिखाई दे तो वो कितना लेवरोटेटरी हो जाएगा। इसकी सहायता से, इस आई पीस की सहायता से हम
ये देख सकते हैं कि विश्लेषक को किस दिशा में और कितना घुमाया जाए जिससे हमें ये जो सैंपल का जो पदार्थ है वो हमें दिखाई दे जाए। शर्करा के प्रतिपन अभिक्रिया का अध्ययन इसी विधि के द्वारा किया गया है और समय के अलग अलग अंतराल पर विशिष्ट घूर्णन का मान ज्ञात किया जाता है। फिर अलग अलग एक सूत्र लिया जाता है। विशिष्ट घूर्णन का मान ज्ञात करने के बाद में एक सूत्र लेंगे k = 2.303 t log r0 माइनस r इंफिनिटी अपॉन rt माइनस r इंफिनिटी। r0 यहाँ पर प्रारंभिक विशिष्ट घूर्णन है, rt यहाँ पर t समय पर विशिष्ट घूर्णन है, r इंफिनिटी यहाँ पर अभिक्रिया समाप्ति पर विशिष्ट घूर्णन है। इन सभी का मान यहाँ पर रखेंगे। विशिष्ट घूर्णन की वैल्यू हम यहाँ IP से ज्ञात कर लेंगे, मतलब जो अल्फा है ये विशिष्ट घूर्णन होता है ये वाला। इससे प्रेषित ये सबको रख के इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पर रख के और हम k की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगली विधि। अगली विधि है जिसको हम स्पेक्ट्रोमेट्रिक विधि कहते हैं। तो इन सभी विधियों के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। 4 इसकी विधियां हैं और उन सभी विधियों के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो विधि होती है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक विधि। अब जब भी किसी प्रकाश पुंज को किसी पदार्थ पर टकराया जाता है तो पदार्थ के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग वहां से बाहर निकल जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकाश का कितना भाग अवशोषित होगा पदार्थ में विद्यमान अलग अलग प्रकार के अणु हैं उनकी संरचनाओं पर निर्भर करता है, जिसे हम बियर लैम्बर्ट नियम, ये नियम होता है I = I0 एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन CL, उसके आधार पर बता सकते हैं। तो log I0 अपॉन I = एप्सिलॉन CL = D। तो इसके आधार पर हम इस चीज को बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A या E, यहाँ पर D की जगह पर हम A या E भी यहाँ पर लिख सकते हैं। D यहाँ पर प्रकाश घनत्व की तरह काम करता है। I0 यहाँ पर क्या है, प्रकाश आपतित प्रकाश की तीव्रता, मतलब उसके ऊपर डाले गए प्रकाश की तीव्रता। I यहाँ पर क्या है, निर्गमित प्रकाश की तीव्रता जो यहाँ से बाहर निकला है। C यहाँ पर पदार्थ की मोलर सांद्रता है। L यहाँ पर पदार्थ की मोटाई जिसमें से गुजरता है, एप्सिलॉन मोलर विलोपन गुणांक। T यहाँ पर प्रकाश घनत्व और A यहाँ पर अवशोषकता होती है और E यहाँ पर विलोपन होता है। ठीक है, ये सब कुछ इसके बराबर होता है और ये सब कुछ E के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये सारा कुछ D के बराबर भी हो सकता है, A के बराबर भी हो सकता है, E के बराबर भी हो सकता है। अब इस विधि में विशेष तरंग के प्रकाशिक घनत्व के समय अब हमें अलग अलग प्रकार की चीजें प्राप्त होगी। ठीक है, D इंफिनिटी जो है वो अगले दिन पर इसका प्रकाशिक घनत्व क्या होगा, वो है D इंफिनिटी प्रकाशिक घनत्व अगले दिन पर। उसके बाद D0 प्रारंभ में और DT T समय पर। ठीक है, इन सभी का मान यहाँ पर रख के K का मान ज्ञात कर लिया जाता है। पहले हमने विशिष्ट घूर्णन कोण का मान ज्ञात किया पहली विधि में, दूसरी विधि में हम D की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं और इस D की वैल्यू ज्ञात करके उसको समीकरण के अंदर रख के और हम यहाँ पर इसके वेग की गणना जो है उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने इसके वेग निर्धारण करने की, इसकी कोटियों को निर्धारण करने की, रेडियोएक्टिव घटन की बहुत सारी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। अब हम आगे जब बात करेंगे आर्यन समीकरण के बारे में बात करेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक आप इस चीज़ को देखते रहें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।